Assalamu alaikum to all students. I welcome all of you in the first lecture of power distribution and utilization. आज के इंट्रोडक्टरी लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं तिलावत कलाम पाक से। पनाह मांगता हूँ मैं शैतान मरदूद की अल्लाह ताला से। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान निहायत रहम वाला है, मालिक है रोज़े से ज़र। हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से पूछते हैं, तुझी को पूछते हैं। हमको सीधा रास्ता चला, रास्ता उनका जिन पर तेरा इनाम हुआ, ना कि उनका जिन पर तेरा वज़्न हुआ और ना बहके वो। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज इंट्रोडक्टरी लेक्चर पावर डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूटिलाइजेशन के कोर्स टाइटल के हवाले से, के कोर्स कोड 3312 है। ये लेक्चर सर मोहम्मद उज़ैर के हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, जो आजकल स्टडी लीव पर हैं ऑस्ट्रेलिया में। उनकी इजाज़त से ये लेक्चर उनसे लिए गए थे और मैं इनके ज़रिए भी चीज़ें पढ़ाता हूँ, और कुछ अपने लेक्चर कम्प्लीटली लेक्चर मुझे मेरे मिल नहीं सकें तो मैं उनके लेक्चर से ही स्टार्ट कर रहा हूँ, वरना मैं उनके लेक्चर से ही मॉडिफाइड करते हुए आगे लेके चलता हूँ। तो आज के इस इंट्रोडक्टरी लेक्चर को स्टार्ट करते हैं लेक्चर 1A से। तो जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, जैसे डॉक्टर फैसल अमूमन कहते हैं, उनकी बात को मैं कोट कर रहा हूँ कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर जो हमारी टर्म्स हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, वो टर्म अपना खुद नाम या अपना मकसद बताती है। जैसे आप देखिए पावर डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूटिलाइजेशन, कि वो पावर जो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होती है वोल्टेज और करंट की, वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट की जाती है और यूटिलाइज की जाती है। तो ये इसके तरीक़ेकार और पावर के नेचर्स को हम इस कोर्स में डिस्कस करेंगे। ये कोर्स बहुत सारे लोगों ने पहले पढ़ चुके हैं, और इसके अलावा कुछ लोग इसे इम्प्रूवमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ रहे हैं। लेक्चर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक अगर मैं आप लोगों से चीज़ें डिस्कस करूँ, लेक्चर में ऑलरेडी अपनी शेयर ड्राइव पे आप रख चुका हूँ, और अपडेशन जो हमारी होगी वो मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आप लोगों से डिस्कस कर सकता हूँ। इन लेक्चर्स को हम जो अपलोड कर रहे हैं इनको आप डेली बेसिस पे देखते रहिएगा, और साथ ही साथ जो भी उसमें सवालात आपके होंगे उनको ज़रूर पूछिएगा। तो इन लेक्चर्स के हवाले से अगर हम बात करें तो सारे अपलोड हो चुके हैं, जिनको हम 1 बाय 1 रिकॉर्डेड लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। यूनिवर्सिटी खुलने के बाद हम इन सारे लेक्चर्स को एक रिव्यू कर लेंगे, और साथ ही साथ यूनिवर्सिटी खुलने के बाद फिज़िकली हम उन लेक्चर्स को परफॉर्म भी करेंगे। तो सबसे पहले तो डिस्कस कर लें कि जो आपके क्विज़ होंगे वो हम किस तरह से लेंगे। क्विज़ आपके 3 लिए जाएंगे और असाइनमेंट आपके 3 होंगे। मिड 1 होगा और एक फाइनल होगा। असाइनमेंट जो हैं वो आपके सेशनल को मिला के बनते हैं 20 नंबर। तो इसमें हम डिसाइड कर लेंगे कि क्विज़ से कितने मार्क्स होने चाहिए, और असाइनमेंट के तो होपफुली 10 मार्क्स क्विज़ के होंगे, 3 क्विज़ 10 मार्क्स के और 3 असाइनमेंट 10 मार्क्स के। 30 मार्क्स का मिड होगा और 50 मार्क्स का आपका फाइनल होगा। इस तरीके से 100 मार्क्स एक कोर्स के फुलफिल हो जाएंगे। ये कोर्स पास करने के लिए आपको पढ़ना ज़रूरी है, और बगैर पढ़े ये कोर्स आप क्लियर नहीं कर सकते या इम्प्रूव नहीं कर सकते। तो मेरी रिक्वेस्ट यही होगी कि आप इन कोर्सेज़ को पढ़ें ज़रूर, लेक्चर को, चाहे वो ऑनलाइन हो, रिकॉर्डेड हो या फिज़िकल यूनिवर्सिटी में हो। शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर के कंटेंट वाइज। मेजर टाइप्स ऑफ पावर प्लांट इन पाकिस्तान। पाकिस्तान की अगर हम बात करें या किसी भी एक कन्वेंशनल सिस्टम की जो कि जनरेशन से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, ये आप लोग बहुत बेहतर जानते हैं क्योंकि सेकंड सीनियर मोस्ट बैच चल रहा है आप लोगों का इलेक्ट्रिकल के अंदर। तो ये आप लोगों को बेहतर पता है कि सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, उसके बाद वो ट्रांसमिट की जाती है, और उसका आखिर फेज़ डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूटिलाइजेशन है। तो डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूटिलाइजेशन का जो फेज़ है वो बिल्कुल एंड में आता है। सबसे पहले जनरेशन आती है, फिर ट्रांसमिशन आती है, और फिर डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलाइजेशन आती है। अच्छा, पावर डिस्ट्रीब्यूट और यूटिलाइजेशन ये 2 हिस्से हैं, एक हिस्सा नहीं है। तो हम इसके ऊपर भी जब इसके ऊपर आएंगे, क्योंकि हम जनरेशन से लेके चलेंगे और डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलाइजेशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप यहाँ देखें तो पावर प्लांट से एनर्जी जो जनरेट होती है, तो उनमें नंबर 1 है जी थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट आपकी जो है वो स्टीम टरबाइन से जनरेट होती है, और वो जो स्टीम होती है उसको भाप कहते हैं उसको, और वो स्टीम सुपर हीटेड स्टीम होती है, तो उसके लिए रिक्वायर्ड होती है स्टीम टरबाइन। अब स्टीम टरबाइन स्टीम मिलेगी कहाँ से थी? तो स्टीम मिलती है फ्यूल्स को बर्न करके।
वो फ्यूल्स आपके वो रिसोर्सेज आपके फर्नेस ऑयल, नेचुरल गैस और क्या कहते हैं, कोल होता है, कोयला। अच्छा, ये कोयला भी पत्थर का कोयला होता है, एक आम कोयला नहीं है जो आप लकड़ी का समझ रहे होंगे। ये बहुत हार्डेस्ट कोल होता है। इसको सिर्फ जलाने के लिए ही हमें भट्टी में डाल के इसे 1500 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर आके ये कोयला जलना शुरू होता है। वरना आप इसको चूल्हे पे जला नहीं सकते, क्योंकि तो गर्म ही नहीं होगा इतना। क्योंकि हमारे जो फ्लेमेबल्स की फ्लेम होता है उसकी मैक्सिमम भी अगर आप टेम्परेचर को नोट डाउन करें तो वो मुश्किल से, मेरा नहीं ख्याल कि कुछ 250 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ऊपर जाता हो, तो वो कोयला जल ही नहीं सकता आम चूल्हों के ऊपर। नेचुरल गैस जो आपकी होती है उनको जलाकर स्टीम हासिल कर सकता है, और फर्नेस ऑयल को जलाकर स्टीम को हासिल कर सकता है। अच्छा होता है इसमें यह कि जब आप इन रिसोर्सेज को, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, फर्नेस ऑयल, नेचुरल गैस और कोल, ये आपकी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इनको आप जलाते हैं। तो जब इनको जलाया जाता है थर्मल पावर प्लांट के अंदर, तो पानी के बहुत सारे पाइप्स होते हैं जो कि उस प्लांट के अंदर से, जहाँ पे ये बर्निंग हो रही होती है, तो वहाँ से पानी जो है वो बुखारात में तब्दील होता है, स्टीम में तब्दील होता है। और अमूमन ये वाटर जो है वो D2O होता है, H2O नहीं होता। इस पानी को जब आप गर्म करते हैं, इसे स्टीम में ट्रांसफॉर्मेशन होती है। स्टीम में ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद आपकी स्टीम बन जाती है। स्टीम जब आपकी बन जाती है तो उस स्टीम को मज़ीद गर्म किया जाता है, जिसका नाम हम कहा जाता है उसे सुपर हीटेड स्टीम। क्योंकि स्टीम टरबाइन के ब्लेड्स को एक नॉर्मल स्टीम, चाहे वो कितने भी प्रेशर की हो, रोटेट नहीं करवा सकती। ब्लेड थोड़े हैवी होते हैं और पूरी बाकायदा एक मैकेनिज्म ऑफ द शाफ्ट उससे कनेक्ट होती है। और इस पर्पस के लिए हम सुपर हीटेड स्टीम को इस्तेमाल करते हैं। सुपर हीटेड स्टीम जब स्टीम के टरबाइन के ब्लेड्स को रोटेट करती है तो उससे पूरी टरबाइन, अच्छा ये टरबाइन जो है बहुत बड़ी होती है। कुछ दिन पहले मैंने एक अपना स्टेटस लगाया था जो कि, और वो मैं आपसे शेयर भी करूँगा, एक बहुत बड़ी टरबाइन है जो आई थिंक लंदन या ऑस्ट्रेलिया के अंदर कहीं पे पावर प्लांट में वो इंस्टॉल थी। वो टरबाइन मैं आपसे शेयर करूँगा तो आपको भी अंदाज़ा हो कि कितनी बड़ी टरबाइन है वो। अच्छा, मैंने फर्स्ट टाइम जो स्टीम टरबाइन देखी थी वो स्टील मिल में देखी थी, और 3 टरबाइन थी, 1 मेगावाट ऑफ ईच थे वो। स्टील मिल जब बहुत अच्छी कंडीशन में थी तो उस वक्त वो अपनी बिजली खुद पैदा करती थी, और खुद पैदा करने के साथ साथ वो कराची को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड भी करती थी जब एक्सेस अमाउंट में हुआ करती थी वो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बंद होती गई, ख़राब होती गई, रिपेयर मेंटेनेंस हुई नहीं, या फिर उस रिपेयर मेंटेनेंस हुई तो उसका फॉलोअप नहीं लिया गया, तो चीज़ें इस तरह से बंद होती गई। तो फर्दर मोर लास्ट में हुआ ये कि आपके जो भी लास्ट एक 1 मेगावाट की टरबाइन, दो बंद हो ही चुकी थी, लास्ट 1 मेगावाट की टरबाइन थी, वो रिपेयर मेंटेनेंस के लिए खुली हुई थी। तो जब उसे खोला गया तो उसके अंदर जो कहते हैं कि जब टरबाइन को खोला जाता है तो उसके अंदर के जो ब्लेड होते हैं वो टाइटेनियम के होते हैं। टाइटेनियम इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस इन द केमिस्ट्री। तो मेटलर्जी के अंदर जो, जैसे आयरन हो गया, स्टील हो गया, तो इनमें टाइटेनियम भी एक सब्सटेंस है जो कि हार्डेस्ट सब्सटेंसेस के अंदर आता है। तो ये टरबाइन के ब्लेड टाइटेनियम के बने हुए होते हैं। तो कहते हैं कि जब आप उसके हाउसिंग को हटाते हैं तो टाइटेनियम के जो चमकते हुए ब्लेड्स निकलते हैं। तो जब स्टील मिल के वो हाउसिंग विंड टरबाइन की खुली गई, जो आपकी टरबाइन थी स्टीम टरबाइन, तो उसकी हाउसिंग जब खुली गई तो उसके अंदर जो ब्लेड निकले तो वो जंग आलूद ब्लेड थे, मतलब उन पे क्रोजन आई हुई थी, कार्बन आई हुई थी, बड़े बुरी कंडीशन में थे। तो और इवन मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी, मुझे याद नहीं, बहुत छोटा था उस वक्त में, तो उस टाइम मुझे याद है कि टाइटेनियम के जो ब्लेड्स थे वो बिल्कुल चमकते हुए होते थे, बिल्कुल शाइनिंग। जैसे अगर आपने ये जापानीज़ मूवीज़ देखी हो तलवारों की, तो तलवार जिस तरह चमक रही होती है इस तरह टाइटेनियम के ब्लेड चमक रहे होते हैं। तो ये ब्लेड जो थे वो जंगालू थे। अच्छा, इसकी वजह क्या थी? स्टीम टरबाइन के लिए जो स्टीम रिक्वायर्ड होती है ना, वो स्टीम वो होनी चाहिए, क्या कहते हैं उसको, नमी नहीं होनी चाहिए उसमें, ह्यूमिडिटी नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए वाटर ट्रीटमेंट एंड स्टीम ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं। और स्टील मिल में ऐसा नहीं था, नहीं थे, वहाँ लोग थे, केमिस्ट थे, काम करते थे, लेकिन उसके बावजूद भी ट्रीटमेंट ऑफ वाटर प्रोवाइड नहीं किया जा सकता था। तो हुआ ये कि वो उसके टाइटेनियम के ब्लेड्स को ड्यू टू ह्यूमिडिटी, नमी, इसके नतीजे में टाइटेनियम के ब्लेड्स को कार्बन या उस पर जंग आ गया।
और वो बहुत बुरी कंडीशन में थी। बहरहाल वो एक एक्सपीरियंस जो मैंने शेयर किया। तो जब ये टरबाइन घूमती है अपने ब्लेड्स के हिसाब से, तो इसके एंड पे एक जनरेटर लगा हुआ होता है। तो जनरेशन इस तरह से फुलफिल हो पाती है कि एक कॉमन शाफ्ट होती है जिससे कहते हैं हम स्टीम इनलेट हुई टरबाइन में, टरबाइन के ब्लेड रोटेट किए, वो टरबाइन के ब्लेड एक कॉमन शाफ्ट के जरिए कपल हुई भी होती है जनरेटर की शाफ्ट से। तो जनरेटर जब रोटेट करता है, तो सिंक्रोनस जनरेटर होता है वो, तो उस सिंक्रोनस जनरेटर के जब वो रोटेट करता है तो उसके फील्ड साइड पर जनरेशन से हम इलेक्ट्रिसिटी हासिल कर लेते हैं जनरेटर से, और इस तरीके से टरबाइन के जरिए इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है। अच्छा, हम आते हैं सेकंड सोर्स की तरफ। अच्छा, मैं डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता लगे। बहुत सारे लोगों को कॉन्सेप्ट ये पता होगा, बहुत सारे लोग बहुत काबिल होंगे, लेकिन मैं ओवरऑल चीज़ें डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ ताकि किसी को अगर मालूम ना हो तो डिटेल इसकी पता लग जाए। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की अगर हम बात करें तो इसमें डैम और फ्रेंसिस टरबाइन को इस्तेमाल किया जाता है। हाइड्रो टरबाइन, हाइड्रो पावर प्लांट वो होते हैं जब डैम के ज़रिए बिजली पैदा की जाती है। डैम जैसे हप्पो पावर प्लांट, हब डैम है हमारा, चश्मा पावर प्लांट में चश्मा का डैम है हमारा, और गाजी बरोदरा का डैम है हमारा। इसके अलावा भी और डैम है, वो फिलहाल मुझे भी याद नहीं है। इस तरीके से पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के अंडर सारे ये डैम्स आते हैं जिनके ज़रिए बिजली पैदा की जाती है। और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट उन्हीं को कहते हैं डैम के ज़रिए बिजली पैदा की जाती है। और ये बिजली हमें सिर्फ इनिशियल इन्वेस्टमेंट सिर्फ इसमें होती है, जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट और ओवरऑल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन फिर साल हर साल जो आपको इलेक्ट्रिसिटी इससे मिलती है वो मुफ्त होती है, क्योंकि पानी गुजर रहा है, टरबाइन से बिजली पैदा हो रही है, और टरबाइन के एंड पे जनरेटर लगे और आपको मुफ्त की बिजली मिल रही है। तो इसमें सिर्फ सिर्फ ओवरऑल इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है जो नज़र आ रही होती है, लेकिन जब इससे बिजली पैदा हो रही होती है तो आपको वो चीज़ें बहुत जल्दी रिकवर हो जाती है। तो ये एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बड़ा बेहतरीन सोल्यूशन है। इससे फ़ायदा ये होता है कि आपको कोई चीज़ बर्न आउट नहीं करनी पड़ती। अगर गौर करेंगे, आप कोयले को जलाते हैं, नेचुरल गैस को जलाते हैं, फर्नेस ऑयल को जलाते हैं, तो इन सब को जलाने के नतीजे में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा और जो कार्बन इमिशन है बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर देंगे, जिसके नतीजे में ग्रीन हाउस इफेक्ट आपका होगा, ग्लेशियर्स पिघलेंगे, ओवरऑल इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बढ़ेगा, और इन्वायरमेंट के अंदर जो आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग हमारी हो रही है क्योंकि हम हर साल 1 डिग्री राइज कर रहे हैं एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर ड्यू टू दिस पोल्यूशन। सीमेंट की इंडस्ट्री जो अपना वेस्ट निकालती है, और केमिकल इंडस्ट्रीज़ है जो समंदरों को आलूदा कर रही है, और आपकी बिजली पैदा करने वाली कंपनियां हैं जो कि एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रही है। तो ये सारे जो है कार्बन एमिशन को बढ़ा रही हैं। तो इन सब के बनिस्बत हम अगर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की बात करें तो इसके अंदर हम किसी भी सोर्स को जलाकर बिजली पैदा करते ही नहीं है। पानी गुजरेगा, टरबाइन चलेगी, एंड पे जनरेटर लगा और बिजली मिल जाएगी। तो सस्ती बिजली है, पोल्यूशन फ्री है, और बेहतरीन भी है। लेकिन इसको इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नहीं किया जा रहा है। जबकि आप चाइना में देखें, हर किलोमीटर पे एक डैम बना हुआ है, ऊपर डैम, फिर उसके नीचे एक डैम, फिर उसके नीचे। तो पानी जो है वो कंटिन्यूसली रन ऑफ द रिवर के ज़रिए चल रहा है, और आपको एक रिन्यूएबल एनर्जी बड़ी बेहतरीन लेवल की मिल रही है। आप कुछ दिन पहले अगर आपको याद हो, हब डैम भर गया, जिसमें 2 साल का पानी जमा हो गया, और इतना एक्सेसिव पानी हो गया कि उसको अब निकाल के ज़ाया करना पड़ रहा है। अगर इसके बाद हमारा एक छोटा कोई डैम होता जो हब डैम का कुछ एक चौथाई होता, तो उसमें हम इस पानी को स्टोर कर सकते थे, क्योंकि डैम बने नहीं, और जब डैम बने नहीं है तो वो पानी स्टोर कहाँ से होगा ही नहीं वो। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के ज़रिए बिजली हमारी मुफ्त बनती है, डैम के ज़रिए बनती है, लेकिन इसमें ओवरऑल इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन उसके बाद आने वाली नस्लों तक आपको बिजली मुफ्त की जा रही है, मुफ्त मुहैया की जा रही होती है। न्यूक्लियर पावर प्लांट की हम बात करें तो ये भी एक तरीका है, लेकिन इसमें ये थोड़ा डेंजरस कुछ होता है। आप शहर में पहले रूल ये थे कि आप एक शहर में सिर्फ एक न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा सकते हैं, क्योंकि अगर इसके अंदर कोई खुदा ना खास्ता ऐसी कोई चीज़ हो जाए कि अन नॉर्मल लेवल की, या कहीं से इसमें जो यूरेनियम ऑफ दी सोर्स इस्तेमाल होती है, फिजन चेन रिएक्शन अनकंट्रोलेबल हो जाए, तो ये प्लांट तो फटता ही है, लेकिन इससे जो तापकारी असरात होते हैं, रेडियो एक्टिव वेव्स होती हैं, रेज होती हैं, वो पूरे शहर में फैल जाती हैं और कैंसर का बाइस बनती हैं। और एक बड़ा ड्रास्टिकल लेवल का एक हादसा इससे पेश आता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि एक बने, लेकिन अगर आपको पता हो
कि जो कैनअप है, कैनअप यूनिट 2 और 3 यहाँ पर भी बन रहा। उसकी वजह ये कि कराची एक छोटा शहर नहीं है, बहुत बड़ा शहर है और उसकी रिक्वायरमेंट और नीड जो है वो एक न्यूक्लियर पावर प्लांट पैदा नहीं कर सकता। जो कैनअप 1 है उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी जो है वो 100 मेगावाट है, वो शुरू में थी, लेकिन उसके बाद कम होकर वो रह गई 60 मेगावाट। 10 मेगावाट जो रह जाती है, सॉरी 60 मेगावाट में से 10 मेगावाट उसकी प्लांट की यूटिलाइजेशन और वो पूरा सेटअप 10 मेगावाट लेता है। बाकी जो 50 मेगावाट होती है वो कराची शहर को प्रोवाइड की जाती है और इस तरीके से वो चीज़ फुलफिल होती है। तो कराची शहर को जो रिसोर्सेस मिल रही होती हैं वो कुछ 4 किस्म की हैं। एक हबको पावर प्लांट से मिलती है इलेक्ट्रिसिटी, एक कैनअप से मिलती है कराची इलेक्ट्रिक न्यूक्लियर पावर प्लांट, जिससे 40 से 50 मेगावाट होपफुली आजकल मिल रही होगी। 100 मेगावाट पे वो बना था और अब घिस घिस के जो है वो 40 से 50 मेगावाट शहर को प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि इसकी कंसिस्टेंट सप्लाई नहीं रहती, वो आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे साइकिल्स होते हैं जो कि वो फेल होते जाते हैं, बंद होते जाते हैं, तो उसकी लाइफ बिल्कुल ख़त्म होती है। इसीलिए कैनअप यूनिट 2 और 3 इंट्रोड्यूस हो रहा है और उसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी कुछ 1 साल से आ रही हैं। अच्छा, इसके साथ ही साथ हबको पावर प्लांट प्रोवाइड करता है, एक बिन कासिम पावर प्लांट प्रोवाइड करता है और अ, इसके अलावा वापडा भी 600 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी के इलेक्ट्रिक को प्रोवाइड करती है। ये 4 रिसोर्सेज के ज़रिए इलेक्ट्रिसिटी मिलती है शहर को। अच्छा जी, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में स्टीम टरबाइन इस्तेमाल होती है और फिजन चेन रिएक्शन के ज़रिए से बिजली पैदा की जाती है। फिजन चेन रिएक्शन ये होता है कि हम यूरेनियम के अंदर एक न्यूट्रॉन को इंसर्ट करते हैं और उससे बेरिलियम क्रिप्टॉन के पिगमेंट्स बनते हैं और एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी आपकी बनती है। इस एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी को आप जब लेते हैं तो वो हीट एनर्जी से पाइप्स उससे करीब होते हैं और हीट एनर्जी को आप स्टीम में कन्वर्ट करते हैं। इन स्टीम में जब आप कन्वर्ट करते हैं तो स्टीम से कन्वर्ट करके आप सुपर हीट स्टीम बनाते हैं और टरबाइन को रोटेट करवा कर आप बिजली पैदा कर लेते हैं। विंड टरबाइन की हम बात करें, अब ये जो दो सोर्सेज हैं वो आपकी रिन्यूएबल सोर्सेज हैं, जिसमें विंड टरबाइन है, विंड पावर, जिसमें आप हवा चलती है तो टरबाइन घूमती है। जंबीर पावर विंड पावर प्लांट अगर आप देखें तो जंबीर में लगा हुआ है इसमें। अच्छा, विंड पावर प्लांट को आप वहाँ पर इंस्टॉल करते हैं जहाँ पे विंड चैनल अवेलेबल है। विंड टरबाइन जो होती हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं, ऑफशोर विंड टरबाइंस एंड ऑन शोर विंड टरबाइंस। जब इसका मौका आएगा तो हम इसको डिस्कस करेंगे, फिलहाल सिर्फ नाम बता रहा हूँ कि ये क्या होती है, ऑन शोर विंड टरबाइंस और ऑफ शोर विंड टरबाइंस। तो जंभीर के ऊपर ये विंड टरबाइन का जो चैनल है वो कहीं भी नहीं लग जाता, इसको पहले पता लगाना पड़ता है कि एक कंसिस्टेंट लेवल की जो विंड की स्पीड है वो किस एनवायरनमेंट में चलती है। तो वो जंभीर में चैनल पता लगाया गया और वहाँ पर फिर उस चीज़ को इंस्टॉल किया गया। तो वहाँ पर आर्टिस्टिक का एक प्लांट है, गुल अहमद का प्लांट है और एक और मस्जिद था, मैं भूल गया हूँ। 4-5 कंपनी जिन्होंने मिलकर जंभीर के अंदर अपना विंड पावर प्लांट लगाया, जिससे एक अच्छी खासी इलेक्ट्रिसिटी पैदा करके नेशनल ग्रिड को प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, नेशनल ग्रिड जो कि जब बिजली पूरे अलग अलग जगहों से पैदा होती है तो उसको नेशनल ग्रिड को प्रोवाइड किया जाता है और नेशनल ग्रिड वफाकी इदारा बराए एनर्जी जो है वो ये डिसाइड करता है कि आबादी और रकबे के लिहाज से, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से किस शहर, किस कस्बे, किस ज़िले को, किस डिस्ट्रिक्ट को कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी चाहिए और हमारे पास जनरेशन कितनी है, डिमांड कितनी है और उसका शॉर्टफॉल कितना है। फिर उस हिसाब से लोड शेडिंग की जाती है, क्योंकि हमारी जो जनरेशन कैपेसिटी है, इंस्टॉल कैपेसिटी है, वो जनरेशन और डिमांड से कई गुना ज़्यादा है, लेकिन हम अपनी सारी इंस्टॉल कैपेसिटी को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे ड्यू टू some kind of losses, due to some kind of repair maintenance kind of purposes। हम हमारे पास जो इंस्टॉल कैपेसिटी है वो 35,000 मेगावाट की है, जबकि हमारी जो डिमांड है वो होपफुली शायद 26 से 28,000 मेगावाट तक होती है। तो हमारे पास इंस्टॉल कैपेसिटी ज़्यादा है लेकिन हम उसे फुलफिल नहीं कर पाते, इसी वजह से हमारी लोड शेडिंग होती है। बहरहाल, विंड टरबाइन की बात हो गई तो हवा चलती है, विंड टरबाइन आपके रोटेट करती है, विंड के ब्लेड, उसके अंदर विंड जनरेटर लगा होता है, जनरेटर जो कि इलेक्ट्रिसिटी को पैदा करता है और आपकी वो कंसिस्टेंट एक सप्लाई मिलती रहती है आपको।
सोलर पावर प्लांट जो फोटोवोल्टिक सेल के जरिए से इलेक्ट्रिसिटी आप क्या करते हैं, सन की जो सूरज की रोशनी होती है उसे सन इरेडियंस कहते हैं। सन इरेडियंस जब स्ट्राइक करती है सोलर पैनल के ऊपर, फोटोवोल्टिक सेल के ऊपर, तो उससे जो डेड सेल होते हैं उसके वो जिंदा हो जाते हैं, और जब वो जिंदा हो जाते हैं तो फिर वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। और ये जो इसमें सोलर के अंदर सोलर सेल्स लगे होते हैं वो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको प्रोवाइड करते हैं एंड पे। अच्छा, सोलर पैनल से हमें जो वोल्टेज मिलते हैं वो 16 वोल्ट से 18-20 वोल्ट तक वेरी करते हैं। जितनी ज़्यादा आपकी सन की रेडियंस होगी उतनी ज़्यादा वोल्टेज पैदा होगी। लेकिन आप जानते हैं कि सोलर पैनल से डायरेक्टली बैटरी चार्ज नहीं कर सकते, उसके बीच में चार्ज कंट्रोलर लगाना पड़ता है एंड देन आप उसके बाद डीसी के लोड को इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपको एसी का लोड इस्तेमाल करना है तो उसके एंड पे इन्वर्टर लगाकर आप एसी का लोड इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बेसिक चीज़ें होपफुली तकरीबन सब लोगों को पता होंगी। अगर किसी का कोई सवाल है लेक्चर के मुतालिक तो आप मुझे मेरे ईमेल एड्रेस adilkhanpakistan@gmail.com, adil.khan@hamdard.edu.pk के ऊपर पूछ सकते हैं। और इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप हमारा एक बना हुआ है, आप वहाँ पर भी डिटेल मुझसे पूछ सकते हैं कोई सवाल अगर हो आप लोगों का। कंटिन्यू करते हैं हम आगे। कायदे आजम सोलर पावर प्लांट, सोलर पावर प्लांट है हमारे और दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट है कायदे आजम सोलर पावर प्लांट हमारा, जो कि फंक्शनल भी है और दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट है जो कि फंक्शनल लेवल के ऊपर काम कर रहा है और इससे कंसिस्टेंट लेवल की एनर्जी हमें मिल रही है। पर यहाँ पर जनरेशन की टाइप्स हमने डिस्कस कर ली, रिन्यूएबल एनर्जी और कन्वेंशनल एनर्जी टाइप। कन्वेंशनल ये 3 तरह की होती हैं और ये 2 जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी। इसके अलावा जियोथर्मल का भी प्रोसेस है, टाइडल का भी एक प्रोसेस है और हीट एंड कंबाइन हीट एंड पावर प्लांट, ये भी एक तरीका होता है जिसके ज़रिए से एनर्जी हासिल की जाती है। रिन्यूएबल के 3 मजीद तरीके हैं जो मैंने बताया आपको, कंबाइन हीट एंड पावर प्लांट, जियोथर्मल और टाइडल, समंदर की लहरों के ज़रिए से बिजली पैदा करना। तो ये 3 तरीके मजीद भी हैं जो कि रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर आते हैं। जियोथर्मल क्या होती है, ज़मीन के अंदर जो टेम्परेचर और गर्मी है उसके टेम्परेचर को हम एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और उसके ज़रिए से बिजली को इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, पावर सेक्टर इन पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो आपने देखे होंगे ये न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर ही चिमनियाँ होती हैं, ये आपके थर्मल पावर प्लांट होते हैं, ये डैम के ज़रिए बिजली पैदा होती है और ये आपके विंड के ज़रिए पैदा होती है। तो ये एनर्जी सेक्टर्स हैं जिनमें आईपीपीज भी होती हैं, डिस्पोज होते हैं और कन्वेंशनल लेवल के हमारे चीज़ें उसमें इस्तेमाल होती हैं। वापडा के अंडर अम्ब्रेला ये सारी चीज़ें काम कर रही होती हैं जो उसे देखती हैं। अच्छा जी, अगर आप यहाँ देखें तो एनटीडीसी की एक पुरानी 2015 की रिपोर्ट है, उसके मुताबिक कि वापडा के हाइड्रो प्रोजेक्ट जो हैं और 2015 तक इतने थे जिनकी इनकी मेगावाट की कैपेसिटी थी। तो और थर्मल जो पावर प्लांट है उसकी कैपेसिटी 2015 तक इतनी थी। आईपीपीज इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स जो कि हाइड्रो के ऊपर काम करते हैं, यानी डैम्स के ऊपर बने हुए। जिस तरह आप मियाँवाली में जाएँ तो वहाँ पे एक गाँव है कुंदिया, पंजाब साइड पे, तो वहाँ पर चश्मा पावर प्लांट लगा हुआ है। तो उसके 52 दरवाजे हैं और हर दरवाज़ा 10 बाय 10 फीट का है। तो सोचें वो डैम कितना बड़ा होगा, उसके 52 दरवाजे हैं। तो मैं उस पर बाइक चलाता हुआ मतलब गुजर रहा था, तो और वो अंडर आर्मी के अंडर सुपरविजन है वो चीज़। कभी कभी वो जगह बंद भी होती है, लेकिन फॉर्चुनेटली हम वहाँ शिकार के लिए जा रहे थे तो बड़ा बेहतरीन लेवल का मतलब था और वो पूरा चश्मा पावर प्लांट बना हुआ था, बिजली पैदा उससे होती थी। और एक आईपीपी इसके अंडर हुआ था। इस तरह हाइड्रो पावर प्लांट है आपका, डैम के हब डैम के जरिए बिजली पैदा की जाती है। और इसके अलावा जो आपका गाजी बुरुद्रा है आपका, और नीलम झेलम है आपका, चश्मा पावर प्लांट हो गया। और इसके बाद एक और है, मेरे जहन से निकल गया वो, एक और भी था। तो ये आईपीपीज कहलाते हैं जो अपने इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स होते हैं और वापडा को बिजली बेचते हैं एक ख़ास यूनिट के हिसाब से। तो आईपीपी जो हाइड्रो थे उसके 213 मेगावाट है। आईपीपी थर्मल यानी वो आईपीपीज, अच्छा हबको पावर प्लांट जो है वो बिजली कोयले को, स्वर्ण सॉइल को जला के भी बिजली पैदा करता है, गैस को जला के भी बिजली पैदा करता है। इस तरह बहुत सारे ऐसे अदारे भी हैं, इन डिपार्टमेंट्स हमारे जो बिजली को जला के बिजली रिसोर्सेज को जला के बिजली पैदा करते हैं। तो उनकी कैपेसिटी जो है थर्मल की देखें बहुत ज़्यादा है, डैम की बहुत कम, क्योंकि डैम मुल्क में है बहुत कम। इसीलिए
आईपीपी हाइड्रो के ऊपर इन्वेस्टमेंट बहुत रिक्वायर्ड होती है, इसीलिए आपको ये बहुत कम नज़र आएंगे। न्यूक्लियर के अंदर अगर आप देखें, सॉरी, आईपीपी थर्मल जो है उसके 9,085 हैं, वो बहुत ज़्यादा पैदा कर रहे हैं। हालांकि वापडा के इतने नहीं हैं जितने आईपीपी थर्मल के हैं, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स। ये कोई थर्ड पार्टी कंपनी होती है जो कि बिजली पैदा करती है और मुल्क में वो बेचती है। अच्छा, न्यूक्लियर पावर प्लांट जो आपके पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के अंडर सुपरविजन वो आते हैं, आर्मी इसे देखती है, और ये आपके 787 है। अच्छा, विंड के हिसाब से जो बिजली पैदा होती है, अच्छा अभी क्योंकि कायदे सौर पावर प्लांट 2015 के बाद इंस्टॉल हुआ था, इसीलिए करेक्टरिस्टिक्स में इसका डेटा नहीं है। 2017 में आई थिंक या 16 के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ है, इसलिए सोलर क्रेडिट्स के अंदर नहीं है, वरना कायदे आजम सोलर पावर प्लांट भी इंट्रोड्यूस अच्छा खासा हुआ है। तो विंड की जो हमें कैपेसिटी मिलती है वो 256 मेगावाट, इनको टोटल करते हैं अगर हम, तो 24,906 है, जो कि अब बढ़ के हमारी 35,000 मेगावाट इंस्टॉल कैपेसिटी हो गई है। अगेन बता रहा हूँ, इंस्टॉल कैपेसिटी, ये करेक्टरिस्टिक्स आगे पीछे भी हो जाते हैं, कोई मेंटेनेंस के लिए सिस्टम्स यूनिट बंद करने पड़ते हैं, तो ये कभी कभी अप डाउन होते रहते हैं, लेकिन इंस्टॉल कैपेसिटी 35 मेगावाट है, 35,000 मेगावाट हमारे मुल्क के अंदर। साथ ही साथ आगे चलता है, इंस्टॉल कैपेसिटी इन पाकिस्तान इन्होंने बताया जी सबसे ज़्यादा जो है वो आईपीपी थर्मल की है, हाइड्रो की एंड देन 28% है, और 30% थर्मल की है, विंड की इतनी है, और न्यूक्लियर की इतनी है। तो थर्मल की सबसे ज़्यादा इसलिए है क्योंकि थर्मल में हमें एक कंसिस्टेंट सप्लाई मिलती है, रिसोर्स लानी है, जलानी है और एनर्जी पैदा करनी है। तो जबकि हाइड्रो के अंदर पानी का होना ज़रूरी है, जब तक डैम में पानी नहीं होगा तब तक वो रहेगी नहीं, और डैम में वाटर स्टोरेज ज़रूरी है, उसके लिए बारिशों का होना ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ एक दूसरे से लिंक करती हैं। तो और दूसरी बात ये है कि हमें डैम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, डैम जितना ज़्यादा बनते जाएंगे हमारा 28.6 से एक्सीड करता जाएगा। थर्मल के अंदर लोगों के बहुत सारे मफादात भी इसमें होते हैं, इसीलिए ये चीज़ कंसिस्टेंट लेवल पे नहीं रहती। अच्छा जी, इसके अलावा AESC या के इलेक्ट्रिक की अगर हम बात करें तो पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर, PPP जिसे कहते हैं, पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर हमारी KEC जो थर्मल पावर प्लांट के ज़रिए पैदा करती है उसके और इन चीज़ों के बारे में चीज़ें बताई जा रही हैं। तो 15 तक 1,875 मेगावाट थी जो KEC अपनी थर्मल पावर प्लांट, जो कि बिन कासिम पावर प्लांट है, इसके यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, उनके अंदर बिजली पैदा करते हैं। IPP जो थर्मल और प्लस ओथ लेवल पे होते हैं वो 228 होते हैं। न्यूक्लियर पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के जरिए जो हमें मिलती है, जो आपका कैनअप है, वो आपको 137 मेगावाट प्रोवाइड करता है, जो कि मेरे हिसाब से 137 नहीं है कि कैन न्यूक्लियर का सिर्फ कराची के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो न्यूक्लियर और कोई नहीं कर रहा, कैनअप ही कर रहा है, तो वो भी इतना नहीं है मेरे ख्याल में। मैक्सिमम डिमांड जो आपकी है वो इन ईयर्स में ये थी, अब 3,056 मेगावाट आपकी मैक्सिमम डिमांड है, जबकि आपकी जो जनरेटिंग कैपेसिटी है वो इतनी है। सिस्टम लॉसेस जो है वो 31.27 है। जो लॉसेस के अंदर बिजली ज़ाया होती है उसमें आपकी ट्रांसमिशन लॉसेस हैं, जनरेटिंग लेवल के ऊपर जनरेटर के लॉसेस हैं, रिपेयर मेंटेनेंस के लॉसेस हैं, तो ये सारे मिलाकर आपको लॉसेस का सामना करना पड़ता है। तो इलेक्ट्रिसिटी आपको इस तरह से शॉर्टफॉल में मिलती है। एनर्जी कमीशन कंजप्शन ट्रेंड्स इन इकोनॉमिक ग्रुप्स अगर हम बात करें तो आपकी डिमांड ना आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है, शहर डेवलप हो रहे हैं, शादियां हो रही हैं, बच्चे पैदा होते जा रहे हैं और आबादी बढ़ती जा रही है, तो आपके रिसोर्सेज भी बढ़ेंगे और आपको बिजली की पैदावारी लागत आने वाले दौर में ज़्यादा ही रिक्वायर्ड होगी। तो ये जो इकोनॉमिक ट्रेंड है जो कि एनर्जी कंजम्पशन के हिसाब से आप देखें तो पेप्को सिस्टम ने ये तैयार किया और उन्होंने यही चीज़ बात बताई है कि सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रिसिटी आपकी इस्तेमाल हो रही है वो डोमेस्टिक लेवल पे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है, कमर्शियल इंडस्ट्रियल लेवल पे ज़रा उससे कम है, और ये जो वाइट है वो अदर लेवल के हैं। ग्रीन आपका एग्रीकल्चरल साइड पर है, एग्रीकल्चर में भी एनर्जी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, बहुत सारे मैकेनिज्म है जो कि बिजली से चलते हैं, और इसके अलावा जो कमर्शियल लेवल की है वो ज़रा कम है। कमर्शियल डोमेस्टिक मतलब रेजिडेंशियल लेवल पे इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बहुत ज़्यादा है। अच्छा जी, फर्दर मोर इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट्स जो कि IPPs कहलाते हैं, और IPPs को इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स भी कहा जाता है।
तो ये लिस्ट ऑफ आईपीपीज हैं जो अमूमन आप लोग जानते ही होंगे। हपको पावर प्लांट है, उच्च पावर लिमिटेड है, ईश पाक जनरेशन है, ईश लाल पीर लिमिटेड है, टपाल एनर्जी, टपाल का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो उन्होंने यहाँ शहर में भी लगाया हुआ है। और थर के अंदर भी टपाल का एक बहुत बड़ा प्लांट है जो जैसे गुल अहमद का है, टपाल का है, हक्को पावर प्लांट का है, एक सऊदी अरब के ताउन से एक प्लांट है जो कि एक इन्वेस्टर है वो काम कर रहा है, और एक और भी है वो मैं चाइना चाइना के उससे ताउन से एक प्लांट भी लग रहा है। साउदर्न इलेक्ट्रिक पावर कंपनी लिमिटेड है जी, सबा पावर कंपनी लिमिटेड है, रूस पाकिस्तान पावर लिमिटेड है, लिबर्टी पावर प्रोजेक्ट, कोहिनूर एनर्जी लिमिटेड, इन सब के यहाँ पे मेगावाट भी लिखे हैं। सबसे ज़्यादा हपको पावर का जो प्रोजेक्ट है, हपको पावर प्लांट सबसे ज़्यादा, इनकी वेबसाइट कभी आप देखिएगा, इनके पास्ट प्रोजेक्ट्स और आने वाले फ्यूचर प्रोजेक्ट्स, प्रेजेंट तो ये कर ही रहे हैं लेकिन उन पे प्लान आप देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितना बेहतरीन लेवल का ये नेटवर्क लेके चल रहे हैं जो कि हपको पावर प्लांट का है। तो 1292 मेगावाट प्रोवाइड कर रहे हैं ये, और ये 2015 की करेक्टरिस्टिक्स हैं। अब आप देखें तो ये बहुत ऊंचे लेवल पे ले गए हैं। जबकि थर के अंदर भी हपको का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। सबसे पहले थर के अंदर हपको ने ही अपने इलेक्ट्रिसिटी थर के कोयले को जलाकर बिजली जो पैदा की है एंग्रो के प्रोजेक्ट के अंदर। और 5 स्टेक होल्डर हैं बड़े एंग्रो के थर के प्रोजेक्ट के अंदर। एक उनमें 4 के मुझे याद, बहरहाल 5 बता देता हूँ मैं आपको। एंग्रो का प्रोजेक्ट है जिसके अंदर हक्को पावर प्लांट है जिसने सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी पैदा करके दी है 330 मेगावाट के 2 प्लांट, यानी 660 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी अब तक पैदा करके दे चुका है हक्को, और वो पैदा कर रहा है थर के कोयले से। दूसरा जो प्रोजेक्ट एंग्रो सन थर में लगा हुआ है वो आपका गुल अहमद का है, तीसरा टपाल का है, ये सब इन प्रोग्रेस हैं। और एक जो है वो चाइना के ताबन से लग रहा है। और अच्छा ये सारे चाइना के ताबन, क्योंकि इनमें जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो आपको चाइना वाली की टीम आके इनमें पीएलसी स्काडा सिस्टम नेटवर्किंग पूरी वो करके देते हैं। और एक सऊदी अरब के ताबन से लग रहा है, ये शेख वेक लगा रहे हैं, और एक चाइना का। ये 5 प्रोजेक्ट हैं जो कि स्टेक होल्डर 5 के तौर पे हपको एंग्रो के अंदर, एंग्रो थर थर जन कहते हैं, एंग्रो जन के अंदर जो थर का प्रोजेक्ट है उसमें 5 स्टेक होल्डर काम कर रहे हैं। लिबर्टी हुई लिमिटेड हो गया, जापान पावर जनरेशन प्राइवेट लिमिटेड है जी, हबीबुल्ला कोस्टल पावर, गुल अहमद एनर्जी, गुल अहमद का मैंने नाम लिया था, ये हपको ये एंग्रो के अंदर भी सेकंड नंबर पे हैं जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में अपना पार्ट दे रहे हैं। फौजी कबीर वाला पावर प्लांट पावर कंपनी, ऑल्टरनेट एनर्जी लिमिटेड, ये सारे आईपीपीज हैं जो कि 2015 के थे लेकिन होपफुली अब ये बढ़ चुके होंगे। हम इन्हीं करेक्टरिस्टिक्स दोबारा रिवाइज करके आपसे डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल नॉलेज के लिए ये हैं हमारे पावर प्रोड्यूसर्स। लकी सीमेंट भी इलेक्ट्रिसिटी अपनी खुद पैदा करता है और अपनी यूटिलाइजेशन करता है। लकी सीमेंट को अगर आप देखें तो आपको अच्छी खासी उसमें चीज़ें मिलेंगी। अच्छा ये तो करेक्टरिस्टिक्स थी जो कि आपने उसमें देखी हैं और जो आपको उसमें नज़र आ रही होगी। अच्छा जी, आगे कंटिन्यू करते हैं। तो बेसिक्स की अगर हम बात करें तो ट्रांसफार्मर क्या होता है जी? ट्रांसफार्मर इज़ एन इलेक्ट्रिक डिवाइस। देखो ज़रा कितनी हो गई है और इसका टाइम मेरे पास आ नहीं रहा। ट्रांसफार्मर एक डिवाइस है जो कि स्टैटिक डिवाइस होती है, मूव नहीं करती। इसकी 2 कॉइल्स होती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी और सेकेंडरी की अगर आप देखें तो प्राइमरी के ऊपर आप सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। अच्छा ट्रांसफार्मर को जो आप करंट या सिग्नल प्रोवाइड करते हैं वो एसी नेचर का होना चाहिए, वो डीसी नहीं होना चाहिए, क्योंकि डीसी के करंट के ऊपर ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नहीं कर सकता, क्योंकि डीसी के अंदर चेंजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड नहीं होती। एसी के अंदर चेंजिंग, सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं, मैग्नेटिक, तो चेंजिंग ऑफ करंट के अंदर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होती है। अब एसी करंट चेंजिंग कैसे होता है? क्योंकि वो ऑल्टर कर रहा होता है ना, पॉजिटिव साइकिल नेगेटिव साइकिल विद 60 हर्ट्ज। 60 हर्ट्ज का मतलब ये होता है कि सॉरी 60 हर्ट्ज नहीं है, हमारी पाकिस्तान की जो फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज का मतलब ये होता है कि 1 सेकंड के अंदर 50 मरतबा अपने साइकिल को चेंज करता है।
उस लेवल का सिग्नल 50 हर्ट्ज का सिग्नल कहलाता है। ठीक है, 1 सेकंड में 50 मरतबा अपने आप को तब्दील करता है, 1 सेकंड में 50 मरतबा। इस नेचर का सिग्नल हमारा 220 वोल्ट पे आ रहा होता है। तो ये एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है जो कि ट्रांसफॉर्म करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी बिटवीन टू और मोर सर्किट थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ट्रांसफार्मर की भी बहुत सारी टाइप्स होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विद अ कंडक्टर विच इज एक्सपोज टू टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी अगर आपने पढ़ी हो तो उसमें आपको आइडिया होगा कि टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड और टाइम इनवेरिएंट मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, इनका फ़र्क क्या होता है। और इस तरीके से आपको इस फ़र्क के नतीजे में उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि जो एसी की मैग्नेटिक फील्ड होती है वो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड होती हैं, और जो डीसी की होती हैं वो नॉन टाइम वेरिंग या टाइम इनवेरिएंट मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल जो कि म्यूचुअल इंडक्शन का है। म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब ये होता है कि जनाब आप यहाँ पे करंट या वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड इतनी ज़्यादा होती है कि ये कॉइल इसके बहुत करीब होती है, इसका करंट इसमें इंड्यूस हो जाता है। जब इसका करंट इसमें इंड्यूस हो जाता है, सॉरी, जब इसकी मैग्नेटिक फील्ड इसकी कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इंटरफेयर करती है तो उसके नतीजे में आपका करंट यहाँ जो हो रहा होता है उसी का इंड्यूस ईएमएफ ऑफ करंट या वोल्टेज की सूरत में आपको यहाँ से यहाँ मिलता है। ट्रांसफार्मर की टाइप दो तरह की होती है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर और स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर के अंदर होता यह है कि प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स कम होते हैं और सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगे। तो इनपुट जो कि प्राइमरी होती है और आउटपुट सेकेंडरी होती है, तो प्राइमरी के अंदर अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स कम रखेंगे और सेकेंडरी में ज़्यादा रखेंगे तो यहाँ के मुकाबले में यहाँ पे वोल्टेज आपको ज़्यादा मिल जाएंगे। तो अगेन मैं रिपीट कर दूँ, उसमें वोल्टेज ज़्यादा होते हैं, करंट तब्दील नहीं होता, करंट तो सेम ही रहता है। तो अब ट्रांसफार्मर पे डिपेंड करता है कि आप इससे क्या चीज़ हासिल कर रहे हैं। तो ट्रांसफार्मर ट्रांसफॉर्म द एनर्जी आइदर द चेंजेस, फ्रिक्वेंसी तब्दील नहीं करता और पावर तब्दील नहीं करता। ट्रांसफार्मर ऐसा नहीं है कि आप 2 वर्ड यहाँ से दें और 20 वर्ड यहाँ से दें, ऐसा नहीं करता। 2 वॉट यहाँ से देंगे तो 2 वॉट ही यहाँ से मिलेगा। आप सिर्फ वोल्टेज को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं या करंट को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो हम फिलहाल वोल्टेज की बात करते हैं। तो जैसे नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी के मुकाबले में सेकेंडरी में आप ज़्यादा रखते हैं तो आपको वोल्टेज ट्रांसफॉर्म और ज़्यादा होके मिलेंगे। तो होगा ये कि करंट कम हो जाएगा, क्योंकि जब वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट कम हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि वो पी और सॉरी वी और आई का जो रेशो यहाँ मेंटेन है पावर का, वो वी और आई का रेशो यहाँ भी मेंटेन होना ज़रूरी है, वो तब्दील नहीं हो सकता कि वोल्टेज आपने यहाँ बढ़ा दिए और करंट यहाँ भी वही था और यहाँ भी वही था तो इसका मुताबिक तो पावर बढ़ जाएगी, जबकि ऐसा नहीं हो सकता। प्राइमरी की पावर और सेकेंडरी की पावर सेम होती है, क्योंकि ट्रांसफार्मर पावर को ट्रांसफॉर्म नहीं करता, ट्रांसफॉर्म करता है वोल्टेज लेवल को। यहाँ कम है तो यहाँ ज़्यादा, यहाँ ज़्यादा है तो यहाँ पे कम। तो इसके नतीजे में आपके ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं वोल्टेज, लेकिन पावर ओवरऑल सेम रहती है और फ्रिक्वेंसी ओवरऑल सेम रहती है, क्योंकि आपका देने वाला सिग्नल फ्रिक्वेंसी का जो यहाँ मिलेगा वो भी यहीं मिलेगा आपको। ठीक है, सिर्फ वोल्टेज ट्रांसफॉर्म होता है। अच्छा, हमने स्टेप अप की बात कर ली, स्टेप डाउन की बात करते हैं। तो अगर आपने प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा रखे हुए हैं और सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स कम रखे हुए हैं तो आपको जो वोल्टेज मिलेंगे वो कम मिलेंगे, और अगर वोल्टेज कम मिलेंगे तो करंट बढ़ जाएगा आपका। तो ये चीज़ है कि आप किस तरीके से वोल्टेज को ट्रांसफॉर्म करते हैं और करंट को ट्रांसफॉर्म करते हैं, और स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है। अच्छा जी, अगर हम बात करें तो फॉर्मूला आपको याद होगा, वी एस बाई वी पी इक्वल टू एन एस बाई आई पी, एन एस बाई एन पी। लेकिन इसका करंट का जो रेशो होता है वो उल्टा होता है, यानी आई एस बाई आई पी इक्वल टू एन पी बाई एन एस। तो देख रहे हैं वोल्टेज और टर्न्स रेशो का जो लेवल होता है वो बिल्कुल सेम है, लेकिन टर्न्स रेशो और वोल्टेज का जो करंट से रिलेशन होता है वो इन्वर्स होता है, क्योंकि करंट और वोल्टेज कभी भी एक साथ प्रोपोर्शनलिटी में नहीं आते। करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज कम हो जाएगा, वोल्टेज कम हो जाएगा तो करंट बढ़ जाएगा। तो ये वाइस वर्सा रिलेशन आपने कुछ बेसिक्स कोर्स में भी पढ़े होंगे, जो कि यहाँ पे भी आपको रिकॉल मैंने करवा दिया। आगे चलते हैं। वाई वी नीड हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन, हमें हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन की ज़रूरत क्यों है। बहुत सारे लोगों को ये स्टोरी पता होगी कि जब जनरेशन में शुरू शुरू के दौर में इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रही थी तो उसमें दो लोगों ने बहुत काम किया। डीसी के ऊपर काम किया था एडिसन ने,
एडिसन इलेक्ट्रिक कंपनी ने बहुत काम किया था, एडिसन साइंटिस्ट का नाम था, और इन्होंने डीसी करंट पे काम किया था, जबकि टेस्ला ने काम किया था उसमें टेस्ला ने काम किया था एसी करंट के ऊपर। तो शुरू शुरू में एडिसन ने ये कहा कि जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रही है डीसी की, तो उन्होंने पूरे पूरे शहर को ट्रांसफॉर्म, पूरे पूरे मुल्क को प्रोवाइड करना शुरू किया। लेकिन होता ये था कि डीसी करंट जब पैदा होता था जनरेटर के ज़रिए से, डीसी इंडक्शन जनरेटर होते थे लास्ट पुराने ज़माने में, तो उनके ज़रिए जो बिजली पैदा होती थी वो सिर्फ, जैसे सपोज करें बिजली पैदा हुई, 2 गलियों को आपने प्रोवाइड कर दिया सप्लाई, 2 गलियाँ चल गई उससे, लेकिन तीसरी गली नहीं चलेगी उससे। या फिर कोई दूसरा रोड अगर आपको चलाना है, मतलब रोड क्रॉस के उस तरफ, या एक गांव चला लिया आपने और दूसरा गांव जो उससे दूर है वो भी आपको उस जनरेटर चलाना है, तो वो चलता नहीं था, क्योंकि डीसी के करंट को जब लॉन्ग वे में आप ट्रांसमिट करते थे तो वो लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रांसमिट करता ही नहीं था। तो उसमें मसला ये था कि डीसी सिर्फ जब पैदा हो रहा है तो सिर्फ वहीं के करीब करीब के गाँव को या एक ही गाँव को डिस्ट्रीब्यूट यूटिलाइज कर सकता था, छोटे इलाके को, लेकिन एक दूर के इलाके को वो यूटिलाइज नहीं कर सकता था, और उसकी कैपेसिटी भी नहीं थी, क्योंकि जब डीसी के करंट को हम ट्रांसमिशन लाइन के ज़रिए से ट्रांसमिट करते थे तो सारा करंट डीसी की ट्रांसमिशन लाइन या ट्रांसमिशन लाइन में ख़त्म हो जाया करता था। क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन का प्रिंसिपल ये होता है कि आप इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट तो कर सकते हैं, लेकिन एसी के सिग्नल में, डीसी में ट्रांसमिट नहीं कर सकते। और अगर आपको करना भी है तो आपको ट्रांसफार्मर चाहिए उसके लिए। अब मसला ये था कि शुरू में एडिसन ने काम किया था डीसी पे, और डीसी का ट्रांसफार्मर होता नहीं है, ट्रांसफार्मर तो एसी का होता है। तो जब डीसी का ट्रांसफार्मर ही नहीं था तो वो वोल्टेज ट्रांसफॉर्म ही नहीं कर सकता था, क्योंकि ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था उसके पास उस वक्त, और कि ट्रांसफॉर्म करना हाई वोल्टेज पे और देन उसे आगे कन्वे करना। तो ये वजह थी कि आप जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर रहे थे उसे लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रांसमिट नहीं कर सकते थे। क्योंकि अगर आप मिसाल के तौर पे आपने जनरेट करी है 100 वोल्टेज डीसी या 50 वोल्टेज डीसी, अब जैसे ही आप ट्रांसमिशन के लिए मतलब टावर वावर का सेटअप लगा के उसको सेंड कर रहे हैं, तो सारी की सारी एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी आपकी ट्रांसमिशन लाइन के अंदर ही ज़ाया हो जाती थी, वो वहाँ पहुँचती ही नहीं थी। और वहाँ पहुँचती हुई थी तो 5 वोल्ट 6 वोल्ट पे पहुँचती थी। अब 5-6 वोल्ट से आप एक बल्ब तो जला नहीं सकते थे लेट से। तो ये वजह थी कि आप इलेक्ट्रिसिटी को लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रांसमिट नहीं कर सकते अगर आप डीसी के ऊपर काम कर रहे हैं। तो अच्छा, ये स्टोरी थोड़ी मैं लॉन्ग करके बता रहा हूँ उसमें, क्योंकि यहाँ पे इतना जिक्र नहीं है उसका। तो फिर हुआ ये कि टेस्ला ने इसके ऊपर काम किया और टेस्ला ने इंट्रोड्यूस किया एसी करंट को। टेस्ला ने जब एसी करंट को इंट्रोड्यूस किया तो उसने ये बताया कि किस तरीके से हमारा करंट एसी का होता है, उसको हम ट्रांसफार्मर के ज़रिए से स्टेप अप करते हैं और उसको फिर ट्रांसमिट करते हैं, तो उसमें ये मसला नहीं आता। तो एक कॉल आ रही है, ज़रा मैं इसको स्टॉप करता हूँ और फिर मैं कंटिन्यू करूँगा। अच्छा जी, तो मैं ये बात कर रहा था कि किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट किया जाता है और उस पर काम किया जाता है। तो वाई वी नीड हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइंस। तो ये आज के लेक्चर की हमारी आखिरी स्लाइड है, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। तो वाई वी नीड हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइंस, उसकी वजह आप जानते हैं, क्योंकि अगर आप लो वोल्टेज में, अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होती है उसमें जनरेटिंग वोल्टेज जो नॉमिनल चलते हैं वो 11 kV होते हैं, 220 kV होते हैं, 33 kV होते हैं। पैदावारी लागत तो 10 किलो वोल्ट ही होती है, लेकिन ड्यू टू फॉर्म फैक्टर दैट इज़ द 110% ऑफ योर जनरेशन, तो इसीलिए 10 kV का 110% जो होता है वो 11 kV बनता है, और 20 kV का 110% 22 kV, और 30 kV का 110% 33 kV बनता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसको फॉर्म फैक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, अच्छा, लेकिन पाकिस्तान में नॉमिनल लेवल के जो है वो 11 kV 22 kV हैं, मेजॉरिटी 10 11 kV हैं, 2 तक भी नहीं जाते। तो इतने ये कम वोल्टेज है, तो ये डायरेक्ट ट्रांसमिट नहीं कर सकते। ट्रांसमिट आपको जो वोल्टेज करने हैं लॉन्ग डिस्टेंस, जैसे आपको जाम शोर पहुँचाने हैं वोल्टेज, आपको पावर प्लांट से जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रही है नेशनल ग्रिड के ज़रिए से, जाम शोरो एंड देन फैसलाबाद एंड लाहौर, और फिर नेशनल ग्रिड के अंदर ये चीज़ शामिल होती है नेटवर्क के अंदर। तो इसमें होता ये है
कि वो इलेक्ट्रिसिटी जो आप जनरेट कर लेते हैं उसको हाई वोल्टेज के अंदर आपको ट्रांसमिट करना होता है, और वो हाई वोल्टेज की जो वोल्टेज है वो 500 केवी है। अब आप पैदा तो कर रहे हैं 11 केवी और आपको ट्रांसमिट करना है 500 केवी, तो आपको वोल्टेज को ट्रांसफॉर्म करना होगा और करंट ट्रांसफॉर्म, वोल्टेज ट्रांसफॉर्म होके बढ़ जाएगा तो करंट ट्रांसफॉर्म होके ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, क्योंकि पावर का रेशियो रिमेनिंग सेम रखना है प्राइमरी और सेकेंडरी में। तो दैट इज़ वाई कि हम हाई वोल्टेज के अंदर पावर को ट्रांसमिट करते हैं तो आपका वोल्टेज बढ़ जाता है। जब वोल्टेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो आपके करंट का रेशो कम होता है, क्योंकि जब आप ट्रांसमिशन लाइन के अंदर करंट की फॉर्म में सिग्नल को भेजते हैं तो करंट ही सबसे ज़्यादा आपका आयरन लॉसेस के अंदर, आई स्क्वायर आयरन लॉसेस के अंदर वेस्ट हो जाता है। तो ये लॉसेस के नतीजे में आप करंट की सूरत में इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट नहीं करते बल्कि वोल्टेज की सूरत में करते हैं। अब होता ये है कि जितना ज़्यादा करंट भेजेंगे ना उतना मोटा कंडक्टर यूज़ करना पड़ेगा, और जितना ज़्यादा मोटा कंडक्टर होगा उतना भारी आपको टावर यूज़ करना पड़ेगा। तो ओवरऑल कॉस्ट आपकी बहुत मिलियंस ऑफ डॉलर, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर में पहुंच जाएगी। तो इतना महंगा प्रोजेक्ट तो लगाया जा ही नहीं सकता। तो इसीलिए ये कोशिश की जाती है कि आप इलेक्ट्रिसिटी हाई वोल्टेज में ट्रांसमिट करें, क्योंकि जब सिग्नल हाई वोल्टेज में जाता है तो उसके लिए गेज को तार के मोटा करने की ज़रूरत नहीं होती। गेज तो तार का उतना ही रहता है, मतलब कम गेज के ऊपर भी जो नॉमिनल लेवल का है, होपफुली वो के हिसाब से भी देखें तो वो कुछ 200 तक बनता है, 200 250 तक का वायर ऑफ गेज है सिंगल कोर के अंदर जो जा रहा होता है ट्रांसमिशन लाइन के टावर में। अगर आप देखें तो इस लेवल के ऊपर आप आसानी से भेज सकते हैं। ये मैं डायमीटर बता रहा हूँ आपको उसका। तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी हाई वोल्टेज में ट्रांसमिट हो जाती है, और हाई वोल्टेज में जब वो ट्रांसमिट हो जाती है तो करंट क्योंकि कम हो जाता है तो करंट का इम्पैक्ट इतना नहीं आता। तो ओवरऑल कंडक्टर की जो गेज वाइज कॉस्ट होती है वो भी बच जाती है, टावर के हिसाब से भी कॉस्ट फिर आपकी बच जाएगी, हैवी ड्यूटी टावर इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आपकी एसी इलेक्ट्रिसिटी जो आप ट्रांसमिट करना चाह रहे हैं वो हाई वोल्टेज के जरिए आपकी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगी सोर्स के जरिए से। तो ये वजह है कि हम हाई वोल्टेज में ट्रांसमिट करते हैं, क्योंकि लो वोल्टेज में करेंगे तो उसका फ़ायदा नहीं रहेगा। क्योंकि लो वोल्टेज करेंगे तो लो वोल्टेज में करंट ज़्यादा होता है, और करंट में अगर हम ट्रांसमिट करते हैं तो सारी एनर्जी हीट और आई स्क्वायर आर लॉसेस के अंदर ज़ाया हो जाएगी। और करंट के अंदर ट्रांसमिट करने के लिए हमें कंडक्टर मोटा यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा करंट होता है उतना मोटा कंडक्टर यूज़ करना पड़ेगा। तो आपकी कॉस्ट ओवरऑल बहुत बढ़ जाएगी, लॉसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इसीलिए आप हाई वोल्टेज में करते हैं, हाई करंट में ट्रांसमिट नहीं करते पावर एवन से। तो इन चीज़ों के नतीजे में आपकी ये चीज़ें फुलफिल होती हैं। तो आज के लिए आज के लेक्चर को हम यहाँ पे एंड करते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में दीगर चीज़ों को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। कोई सवाल हो आपका तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।